मुसलमान सभी पार्टियों को वोट देते हैं, यहाँ तक कि भाजपा को भी, लेकिन मुस्लिम पार्टियों के उम्मीदवारों को कोई हिंदू वोट क्यों नहीं देता? क्या इस देश में कोई मुस्लिम पार्टी कामयाब हो सकती है? हम ये ज़रूर बोलेंगे, बेशक हिंदू आतंकवादी नहीं, लेकिन संघीय आतंकवादी ज़रूर हो। PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो थी, ये उसी को कन्वर्ट किया गया है। ऐलान न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं SDPI, इस पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष एडवोकेट अजहर तांबोली साहब, जो पूना से तशरीफ़ लाए हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। अजहर तांबोली साहब, आपका ऐलान में स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप कब से इस पार्टी से जुड़े हैं और जुड़ने की वजह क्या है? कोई भी इंसान जब किसी काम को शुरू करता है, उसके पीछे कोई मकसद होता है उसका। मैं पहले से, हम लोग एक सोशल एक्टिविज़म में मेरा करियर रहा है जी, और अलग अलग तंजीमों से काम करके एक समाज के लिए कुछ करने का एक जज्बा रह चुका है जी। और सियासी तौर पे मेरा कोई रुझान नहीं था, क्योंकि हम जानते हैं किस तरीके से सियासत के अंदर जो है एक मोरालिटी को कुचल कर जो है सियासत की जाती है, ऐसा एक वहम था। लेकिन जब मुझे लगता है कि 2009 के आसपास जब SDPI एस्टेब्लिश हुआ जी, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और दिल्ली में ही फर्स्ट प्रोग्राम हुआ था, उसी वक्त में कुछ लोग SDPI के अप्रोच हुए थे। उन्होंने बताया कि हम लोग ऐसे ऐसा पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म शुरू करने आ रहे थे। उसी वक्त में मैंने भी बताया कि क्या ज़रूरत है, ऑलरेडी इतने पॉलिटिकल पार्टीज़ है। तो उन्होंने जो चीज़ें हमारे सामने रखी, मुल्क के हालात और जिस तरीके से मुल्क जा रहा है, उसको मद्देनज़र रखते हुए जिस पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, वो प्लेटफॉर्म मुझे लगा कि SDPI एक सही प्लेटफॉर्म है जो मुल्क के भला और बहबूदी के लिए काम आ सकता है। और उसी पे चल रहे हैं, इसीलिए ज्वाइन किया हम लोगों ने। अच्छा, क्या आप अभी जिस काम से आप बता रहे हैं ज्वाइन हो गए हैं, क्या इस देश में कोई मुस्लिम पार्टी कामयाब हो सकती है? क्योंकि जबकि सेकुलर पार्टियां तक उन्हें अपने साथ गठबंधन में शामिल करने के लिए तैयार नहीं है। बेशक मुझे लगता है कि इस मुल्क को जो है एक मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत नहीं है जी। इस मुल्क को जो है, मुल्क के आज़ादी के वक्त में जिस हिंदुस्तान के सपने हमने देखे थे, उस हिंदुस्तान के सपनों को साकार करने वाले जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को सेकुलर भी बोलती है, बहुत सारे आश्वासन देती है, लेकिन प्रैक्टिकल मैदान में काम करने वाली पार्टीज इसमें काम करेगी। और जहाँ तक मुझे लगता है, मुल्क में एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ज़रूर होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे, जैसे मध्य प्रदेश है, आदिवासी बहुत कम इसमें है, या उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, जैसे मांझी उनकी पार्टी है, हालांकि तादाद में कम है उनके लोग, लेकिन उन्होंने अपनी एक आइडेंटिटी को लेकर एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। आप आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आती है कि एटलीस्ट हमको कहीं स्पेस मिल जाए, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैं बताते चलूँ कि SDPI मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। नहीं, लेकिन अब आपके साथ जिस तरह लोग जुड़े हुए हैं, तो कहीं पे कोई गैर मुस्लिम या नॉन मुस्लिम नज़र नहीं आते हैं। हर जगह ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे हर पद के ऊपर मुसलमान ही हैं, काम करने वाले भी, कार्यकर्ता भी, जहाँ भी देखेंगे तो मतलब गैर मुस्लिम कोई नज़र नहीं आते हैं। और फिर ऊपर से आपके पार्टी को तो ऐसा एक ये भी कहा जाता है कि जो PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो थी, ये उसी को कन्वर्ट किया गया है। हाँ, और उसके ऊपर तो प्रतिबंध लगा है। तो जाहिर सी बात है कि उस पार्टी के लोगों को तो फिर लोग यहाँ पे जो मतलब किसी भी तरह का आरोप हो, लेकिन ये तो कहा जाता है कि ये तो दहशतगर्द है, आतंकवादी है। तो फिर इसमें तो नॉन मुस्लिम जुड़ नहीं सकते और हैं भी नहीं। देखिए, नज़र नहीं आता एक अलग बात है जी। मैं आपको बोलते चलूँ कि हमारे पार्टी के जो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो BM कामले साहब, जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। अच्छा। वो इसके पहले बामसेफ के कार्याध्यक्ष भी रह चुके हैं नेशनल लेवल के जी। उसके अलावा हर स्टेट में हमारे पास जो है, जैसे कर्नाटका में भास्कर है, जो बड़े बड़े दलित एक्टिविस्ट थे, नामचीन हैं। उसी तरीके से महाराष्ट्र में हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है महाराष्ट्र के, और NWC मेंबर है, वो सदाशिव त्रिपाठी साहब है, अशोक जादव है, जो नेशनल कमेटी में है वो लोग। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास नॉन मुस्लिम नहीं है, लेकिन एक नेचुरल फितरी तौर पे ये होता है जी कि जिस समाज से एक लीड ऑप्शन आता है, तो पहले वो समाज हमसे जुड़ता हुआ है। जिस तरीके से पहले बसपा का ये चला था, तो ऐसे कम्युनिटी के मेंबर्स ज़्यादा थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ एक कम्युनिटी को लेकर चले। हाँ, लेकिन अभी जो है
बहुत तादाद में जो है ना, हम ये चाहते हैं खुद पार्टी के अंदर की जो है जिस प्रतिशत में मुस्लिम समाज है उतना ही उसके संगठन में उसका प्रतिनिधित्व हो और दूसरे समाज का भी हो। तो एक मुस्लिम ऐसा नहीं। और आरोपों की जहाँ तक आपने बात की है कि भाजपा जो है आज गांधी को भी जो है ना अराजक साबित करने के लिए बैठे हैं, नेहरू को भी ये करने के लिए। आरोप लगाना आसान है और ये पीएफआई से हमारा रिलेशन है, ये सारी चीज़ें, ये बीच में चंद साल पहले जब ये पीएफआई बैन हुआ था, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उस वक्त में गवर्नमेंट में भी एलिगेशन लगाए, चंद राइट विंग वालों ने भी एलिगेशन लगाए, लेकिन उस वक्त में इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोला है कि हमको पॉपुलर फ्रंट और एसडीपी में कोई लिंक नहीं मिला है। ये एस्टेब्लिश ट्रुथ है। हम लोग इलेक्शन कमीशन को बाकायदा रिपोर्टिंग जाती है, मंथली जाती है, 6 मंथ में रिपोर्ट होता है, प्रॉपर ऑडिट है, सब चीज़ें इन प्लेस है। ऐसा कोई ये नहीं है। हमारे कई सारे जो चुन के आए हुए लोग प्रतिनिधि हैं उन्होंने मुस्लिम हैं। भाजपा की बुनियाद हिंदुत्व पर खड़ी है, ये तो है, ठीक है, और तमाम हिंदुत्ववादी संगठन उसके समर्थन में हैं, इसलिए भाजपा तो कामयाब हो गई, क्योंकि इस देश का एक बड़ा हिस्सा हिंदू आबादी का है। लेकिन एसडीपीआई कैसे कामयाब होगी जबकि मुसलमानों की संख्या सिर्फ 14% है, उसमें भी मुसलमानों की 14 पार्टियां और 14 से ज़्यादा संगठन हैं। अब तो कामयाब कैसे हो सकते हैं आप? देखिए, भाजपा जो कामयाब होने के पीछे जो है ना वो हिंदुत्व का एजेंडा या हिंदू कम्युनिटी नहीं है जी। हिंदू कम्युनिटी जो है यहाँ पे हिंदुत्व के जो आइडियोलॉजी, जो संघ की हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है वो मानने वाले लोग नहीं है, क्योंकि संघ की जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है वो सिर्फ बांटने की है, नफरत की है। जो भारत के मूल जो कल्चर है या भारत की जो यहाँ की फ़िज़ा है सोशल, उसके मुख्तलिफ है, उससे हट के। लेकिन भाजपा ने जो बताया, जो वादे किए, ये दिए, तो एक उम्मीद की नज़र से जो है ना लोग वहाँ तक पहुँचे। उसके बाद में हम देखते हैं किस तरीके से, चाहे वो इलेक्शन मैनिपुलेशन हो या फिर ईवीएम हो या फिर हर इलेक्शन कमीशन को कब्जे में रखना हो, ये तरीके की धांधलियाँ करके वो कहीं ना कहीं एक अपना वोट बैंक संभाले हुए हैं। अच्छा। और रहा सवाल हमारे मुस्लिम कम्युनिटी का, मैंने जैसे पहले ही बताया कि हमारा जो टारगेट है वो मुस्लिम कम्युनिटी नहीं है सिर्फ, हम भारत के हर वो नागरिक के लिए ये पॉलिटिकल पार्टी लेके, क्योंकि मजलूम सिर्फ मुस्लिम नहीं है, मजलूम दलित भी है, मजलूम आदिवासी भी है, ओबीसी भी है, जो ऑप्रेस्ड क्लासेस है भारत के, जो बहुसंख्यक क्लासेस है, उनकी आवाज़ जो है ना एसडीपीआई बनना चाहती है। हमारी नज़र सिर्फ मुसलमानों पे नहीं है, भारत के हर वो मजलूम तबकात के ऊपर है जो एक आवाज़ बन के पार्लियामेंट या असेंबली में जाना चाहिए। आपकी पार्टी देश के किसी भी राज्य में मजबूत नहीं है, जैसा कि मिसाल के तौर पे केरला के अंदर मुस्लिम लीग है, वहाँ पे उनके 2 सांसद हैं, 15 विधायक हैं। इसी तरह आसाम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल हैं, उनकी पार्टी है यूडीएफ, उनके भी वहाँ पे 1 सांसद हैं, 15 विधायक हैं। फिर हमारे हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी हैं, उनकी पार्टी है एमआईएम, वो खुद सांसद हैं और उनकी पार्टी के भी तेलंगाना में 7 विधायक हैं, महाराष्ट्र में 2 हैं, बिहार में 1 हैं। लेकिन आपकी पार्टी ने इस तरह किसी राज्य को मजबूती से क्यों नहीं पकड़ा, पहले अपनी बुनियाद क्यों नहीं बनाई? देखिए, सियासत में आज पार्टी को हमारे इस तकरीबन 17 साल होने आए हैं जी, और एक सियासी पार्टी के लिए 17 साल जो है ना कोई बड़ी उम्र नहीं होती है। और ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी मजबूत नहीं है। आप चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, मोदी जी जब केरल आते हैं ना जी, तो हमारा जिक्र किए बगैर उनका भाषण पूरा नहीं होता है। कर्नाटका के अंदर भी जो अगर आप देखेंगे ना कि मुस्लिम कम्युनिटी के इश्यूज़ हो या फिर उनके जो इशू एड्रेस करना हो, स्टेट गवर्नमेंट भी जो है ना आज मजबूर होती है कि एसडीपीआई को नॉलेज में लिए बगैर होता है। तमिलनाडु के अंदर हम लोग जो है इसके पहले डीएमके के साथ में हम लोग इसमें अलायंस में थे, जहाँ पे एमआईएम भी थी। तो हम ओवरऑल तकरीबन 20 से ज़्यादा स्टेट्स में काम करते हैं और हमारा एक कैडर बेस हमारा नेटवर्क है। अच्छा। हम लोग एक इंडिविजुअल सिर्फ जज्बाती तकरीर ये वो करके सियासत करने वाले लोग नहीं है। काफ़ी हद तक जो है मध्य प्रदेश के अंदर, हमारे राजस्थान के अंदर नगराध्यक्ष तक की पोस्ट है, मध्य प्रदेश के अंदर जो है हमारे कॉरपोरेटर्स है। तो एक सियासी आया है, हम लोग एक कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रोथ है, एक नेचुरल ग्रोथ के तहत में हम लोग चल रहे हैं। ठीक। देश में लगभग 14% मुसलमान हैं, फिर भी मुसलमानों की 14 राजनीतिक पार्टियां हैं। आपको नहीं लगता कि कम से कम चुनाव के वक्त तो इन सबको एक होना चाहिए और बाकी सभी मुस्लिम संगठनों और तंजीमों को भी इनका साथ देना चाहिए? मुसलमान सभी पार्टियों को वोट देते हैं, यहाँ तक कि भाजपा को भी,
लेकिन मुस्लिम पार्टियों के उम्मीदवारों को कोई हिंदू वोट क्यों नहीं देता? देखिए, इसमें एक मोटी बात यह है कि एक जगह आना चाहिए सियासी तौर पे मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं, ये सब एक आइडियल सिचुएशन है। और ऐसे अटेम्प्ट करने के बाद में भी जो है कि हम देखते हैं कि इसमें कोई रिज़ल्ट नहीं आता है, क्योंकि हर पार्टी जो है ना अपना सियासी मफाद आगे रखती है, ना कि कौम मिल्लत का मफाद आगे रखती है। लेकिन एक आइडियल सिचुएशन है कि ऐसा होना चाहिए। कुछ जगह पे कोशिश हो रही है, उम्मीद करते हैं कि ऐसा आज जो पॉलिटिकल सिचुएशन है ऐसे इसमें कम से कम ये लाहे अमल किया जा सके। और दूसरा आपका सवाल था क्या? मुस्लिम कैंडिडेट को हिंदू वोट नहीं देते, लेकिन हिंदू तो भाजपा को तक दे देते, मतलब मुसलमान तो भाजपा को तक दे देते हिंदू को, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं। मैं आज एक पूछना चाहता हूँ, आज मुस्लिम समाज के जो टॉप के 3 मसले लीजिए आप। वक्फ है, ओके। आप महाराष्ट्र की अगर बात करें, वक्फ करप्शन का इशू है। मौलाना आज़ाद आर्थिक महाविकास मंडल में बड़ा एक घोटाला हुआ है। उसके बाद में हेट क्राइम चल रहे हैं, मस्जिदों की लिंचिंग हो रही है, मस्जिद राइट्स हो रहे हैं, हेट स्पीचेस हो रहे हैं, नबी की शान में गुस्ताखी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो सियासी प्रतिनिधित्व मुस्लिम समाज को मिला है, एक एमएलए का आप मुझे स्पीच बताइए, उनका विधानसभा में उठाया गया रेस किया सवाल बताइए। प्रॉब्लम ये है कि मुस्लिम समाज जो है ना अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनना चाहता है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता है, क्योंकि आउटपुट कुछ नहीं मिला है। आज एमआईएम जैसे पॉलिटिकल पार्टी जो है मुस्लिम होने का दावा करते हैं। हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर क्या होता है जी, औरंगाबाद मुंबई के अंदर क्या होता है, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी तो एतमाद नहीं है बेसिकली जी। और जहाँ तक बहुत सारी जगह पे हिंदू वोट के ऊपर बहुत सारे मुस्लिम भी चुन के आते हैं, कागल जैसे सीट्स हैं जी जी। भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस ने देश की तमाम सेकुलर पार्टियों को लेकर इंडिया गठबंधन बनाया, लेकिन किसी मुस्लिम पार्टी को उसमें शरीक नहीं किया और कुछ एससी एसटी की पार्टियों को भी दूर रखा। तो क्या मुस्लिम एससी एसटी और ओबीसी की छोटी बड़ी पार्टियों को मिलाकर अपना अलग गठबंधन बनाने की ज़रूरत नहीं है? गठबंधन बनाने की ज़रूरत है, लेकिन प्रॉब्लम वही होता है कि छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है बहुत आसानी से लुभाया जाता है और ऐसे गठबंधन को कामयाब नहीं होने दिया जाता है। अच्छा। और जहाँ तक इंडिया अलायंस की बात है, इंडिया अलायंस जो है कांग्रेस आज के तारीख में एक सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे के ऊपर चल रही है। आज अपने कल परसों की बात है कि कांग्रेस के बड़े बैनर्स के ऊपर भी जो है मौलाना आज़ाद की तस्वीर जो है ना गायब हो चुकी है। अच्छा। तो उनको बार बार मोहब्बत की दुकान जो है ना पूरे मुल्क में ये होती है, लेकिन जहाँ मुसलमानों पे जुल्म ज़्यादती होती है, जब मॉब लिंचिंग होती है, मस्जिदों के ऊपर होता है, वहाँ पे आपको कांग्रेस की ये सेकुलर जो आवाज़ है ना वो नज़र नहीं आएगी, या मोहब्बत की दुकान वहाँ नहीं खुलेगी। फिर क्या मुसलमान जो वोट दे रहे हैं मुसलमानों को ये सब नज़र नहीं आ रहा है? मुसलमान मजबूर हो गया है, क्योंकि जब इलेक्शन का वक्त आता है तो उनको दुहाई देते हैं कि आपको सेकुलरिज्म बचाने के लिए जो ना आपको वोट देना है, और इस सेकुलरिज्म का जो बोझ है मुसलमान हमेशा लाता है। लेकिन आज जो है ना एक पॉलिटिकली मुस्लिम काफ़ी एक मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है और अपना एक सियासी आवाज़ बनाने की तरफ बढ़ रहा है। मुझे लगता है आने वाले कुछ सालों के अंदर आप ये तब्दीली ज़रूर ऑब्जर्व करेंगे। अभी हाल ही में मालेगांव ब्लास्ट के जिनके ऊपर आरोप लगा हुआ था, हिंदू आतंकवादी ब्लास्ट का जिन पे आरोप था, एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह बोलते हैं कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, और दूसरे दिन कोर्ट उन्हें बाइज्जत बरी कर देता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए कि जो एक हॉनेस्ट एटीएस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा था जी, जिस वक्त में सेंट्रल में ये गवर्नमेंट आई भाजपा की, और ये जब केस एनआईए को ट्रांसफ़र हुआ जी, हमें तभी से अंदाज़ा था कि ये कुछ सही नहीं होने वाला है, क्योंकि जुडिशल सिस्टम के अंदर जो है अपने जहाँ जहाँ एजेंडे को प्रॉब्लम कर सकते ऐसे केसेस को दबाने का काम जो है ना भाजपा के माध्यम से हुआ है। अमित शाह अपने खुद के केस के अंदर हम देखते हैं कि एक संदिग्ध तरीके से जस्टिस लोहिया की मौत होती है जी, उसी तरीके से उन्हें ये बताना था कि मैं ये बेशक ये बोलना चाहता हूँ कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता है, मुस्लिम आतंकवादी नहीं हो सकता, लेकिन हाँ संघीय आतंकवादी ज़रूर हो सकता है, क्योंकि 17 से 18 केसेस में इनका नाम आया। आप देखिए मालेगांव ब्लास्ट का जजमेंट के पहले 2 दिन पहले पार्लियामेंट में ये बोला गया जी, और ये मैसेज दिया गया 2 तरीके का मैसेज कि हमारा इन्फ्लुएंस इनडायरेक्टली कितना है, और ये राइट विंग को भी बोला गया कि हम जो कहते हैं वो जुडिशल के माध्यम से भी करके दिखा सकते हैं। और ये जो भी रिहाई हुई है
ये पूरा एक सिस्टमेटिक प्लानिंग से हुआ है। इसके पीछे जो रोहिणी सालियान मैडम थे, जो सरकारी केस देख रहे थे वकील, उन पे भी दबाव डाला गया एनआईए के ऑफिसर के तरीके स्लो डाउन हो जाइए। अगर ये सच्चाई बाहर आती तो जो संघ की राजनीति है या जो टेररिज्म स्पॉन्सर्ड संघ के जो लिंक है वो बहुत बाहर आते, क्योंकि इनके ऊपर आरोप लगा हुआ है कि यशवंत सिंधे ने बाकायदा एफिडेविट देके बोला है कि इलेक्शन के लिए भाजपा जो है मुल्क के अंदर बम ब्लास्ट कराना चाहती थी। आरएसएस का प्रचारक है वो, हमारे तो घर का आदमी नहीं है ना। उसके अलावा केरल के अंदर ये लोकसभा इलेक्शन के पहले जहाँ पे भाजपा को कोई सीट नहीं आते हैं, वहाँ पे इन्होंने ध्रुवीकरण करने के लिए, पोलराइजेशन करने के लिए, आप यकीन नहीं करेंगे 750 किलो जो है विस्फोटक बम का पूरा सामग्री आरएसएस लीडर के घर पे मिला हुआ है। ये कौन से ये है? ये लोग बोलते हैं कि आतंकवाद का रंग हरा है। हम पूछना चाहते हैं ये कौन सा रंग है? हम ये ज़रूर बोलेंगे, बेशक हिंदू आतंकवादी नहीं, लेकिन संघीय आतंकवादी ज़रूर होते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए, आपने वक्त दिया। वीडियो पसंद आया हो तो हाइप का बटन जरूर दबाएं। ऐलान न्यूज़ लाइव, हमारी खबर, आपका हौसला।